और जय माता दी। आइए ज्योतिष के एक आधारभूत तथ्य के बारे में आज चर्चा करते हैं, जिसका पुराने परंपरागत जो ज्योतिषी मिलेंगे उसका जो है निश्चित तौर पे चर्चा करते हुए अपने पाठों में मिलेंगे। केवल भाव भावेश और कारक के अलावा इस तथ्य का भी विशेष जो है महत्व है, इसको हम देखेंगे। इसका नाम है काल पुरुष की पत्रिका या काल पुरुष की कुंडली। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं कि काल पुरुष कौन है। तो काल मतलब समय होता है, और दूसरा काल का मतलब काल जो सबको मारने वाला है, और काल पुरुष तो एक परमात्मा के अर्थ में भी ले लेते हैं। तो काल के बाद महाकाल होते हैं, तो शिव जी को ले लेते हैं। किसी का कहना है विष्णु जी का, किसी का कहना है ब्रह्मा जी, और वैसे भी अपनी सनातन परंपरा को मिला देंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक ही से निकले हैं, ओंकार से ही निकले हैं, और वो भी परम ब्रह्म का वाचक है। तो उसके हिसाब से ये परमात्मा की कुंडली को मान सकते हैं। और यदि उधर पौराणिक भाषाओं में नहीं जाना है तो सीधे सीधे ज्योतिष हम शुरू करते हैं। और हमारा हिंदी मास शुरू होता है कब? तो अप्रैल से चैत मास से शुरू होता है। और उस समय ये जो लग्न हम लोग मानते हैं, तो लग्न को मानते हैं जो सूर्य देव पूरब दिशा में जब उदय होते हैं जिस स्थान पे, वही लग्न होता है। तो ये चैत माह का प्रारंभ होता है। सूर्यदेव मेष राशि से ही अपना शुरू करते हैं उगना। तो इसलिए भी कह सकते हैं कि ये ज्योतिष में जो काल पुरुष की पत्रिका है, मेष लग्न की पत्रिका बनती है, चूँकि सूर्यदेव वहीं से उगना प्रारंभ करते हैं, इसलिए इस भाषा में भी हम इसको ले सकते हैं। तो ये मेष लग्न की पत्रिका ही काल पुरुष की कुंडली बनती है। तो यहाँ ये राशि कुंडली बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात लग्न मेष होता है काल पुरुष की पत्रिका का, और इसी प्रकार से अन्य भाव होते हैं। तो ये एक तो है राशि कुंडली। दूसरा हम भाव के अनुसार देखते हैं। तो यहाँ यदि लग्न है, यदि राशि नहीं लिखते हैं, तो इसी को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाव गिनते हैं। तो एक है भाव, ये भाव भी है राशि भी है। अब जिसका वृषभ लग्न होगा तो यहाँ पे राशि उसकी 2 हो जाएगी, परंतु भाव प्रथम ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से वृषभ राशि लग्न में यहाँ पे भाव दूसरा रहेगा पर राशि तीसरी हो जाएगी। इसी प्रकार से कुंभ लग्न यदि यहाँ है तो यहाँ राशि 11 हो जाएगी, और ये भाव प्रथम रहेगा, और ये भाव द्वितीय रहेगा, ये भाव तृतीय रहेगा, चतुर्थ पंचम। इसी प्रकार से अन्य सभी राशियों में होता है, और हम लोग जानते भी हैं इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो काल पुरुष अर्थात परमात्मा की कुंडली और ये भाव, तो एक तो हम भाव से भी देखेंगे। जब तात्कालिक कुंडली हम देखते हैं तो भाव से भी देखते हैं और फिर राशि से भी देखते हैं। तो वैदिक ज्योतिष में भाव का भी महत्व है, राशि का भी महत्व है। एक लाल किताब ज्योतिष निकलती है, वो यही करते हैं, इस काल पुरुष की पत्रिका को ही आधार मान करके और सभी को अस्थायी रूप से यही भाव मान करके सभी की कुंडलियों का प्रेडिक्शन कर दिया जाता है, जो कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार आप देखते हैं कि सही नहीं है। इसीलिए लाल किताब ज्योतिष जो है वेद सम्मत नहीं है, और मिडिल काल मध्य काल में आई, इसीलिए लाल किताब ज्योतिष को शुरुआत मैंने वहीं से किया था। अब पूरी तरह से उसको छोड़ दिया हूँ। उसके उपचार आदि भी हमने आजमाए थे जो बहुत कारगर साबित नहीं हुए, और एक तो ढकोसले वाले भी लगते हैं, एक तो इधर उधर मतलब उपहास के पात्र के लायक भी बना के रख देते हैं। अब जैसे कोयले में दरिया बहाओ, शीशा बहाओ, अजीब तरह का, आप जो देखने वाला भी कहेगा ये क्या करता है। और शहरों में अब कहाँ दरिया बहाने के लिए कहाँ नदी ढूंढिएगा, 15-15 किलोमीटर तक, जहाँ केवल शहर ही शहर बसा है। तो इसीलिए भी वो अव्यवहारिक। अब इसको हम देखते हैं, ये सामान्य तौर पे समझ गए इसका ज्योतिष में बहुत व्यापक महत्व क्यों है। इसलिए है कि जब भी ये रोग निर्णय करते समय किसी की भी तात्कालिक पत्रिका का जब रोग निर्णय करना होगा, तो इस काल पुरुष की पत्रिका का सबसे व्यापक महत्व आएगा रोग निर्णय में।
कुछ लोग कहते हैं कि इसको हर समय फलादेश में भी हर समय इसको उपयोग करना चाहिए। कुछ विद्वानों का ये कथन है जो मैं पूरी तरह से सही नहीं पा रहा हूँ अभ्यास में। इस लोगों का कहना है कि जैसे तुला लग्न की कुंडली है तो तुला लग्न की कुंडली में जो ग्रह, जैसे तुला लग्न होगा तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ पे गुरु उच्च होंगे, और आप देख रहे हैं कि काल पुरुष की पत्रिका में गुरु यहाँ नीच के हो जाएंगे। तो उन लोगों का अब ये कह देना है कि अब तो यहाँ काल पुरुष में चूँकि नीच के होते हैं और गुरु यदि तुला लगन में 10वें भाव में हों तो उच्च के हैं तो भी अच्छा फल नहीं करते हैं। तो ज्योतिष में बहुत सारे सिद्धांत है, ये सत्य नहीं है। अब यहाँ पे ये हो गया कि काल पुरुष की पत्रिका को अत्यधिक तरजीह देना, इतना भी तरजीह नहीं देना है और इसको बिल्कुल छोड़ भी नहीं देना है। मेरे कहने का मतलब है, मेरा जो कहना है आपसे ये कि काल पुरुष की पत्रिका को बिल्कुल छोड़ नहीं देना है और काल पुरुष की पत्रिका को ही खूब सब कुछ नहीं मान लेना है जैसे लाल किताब वालों ने किया। मध्य में है, अर्थात इसकी उपयोगिता है रोग निर्णय में सबसे अधिक है। जैसे जब भी सिर का विचार किया जाएगा तो आपका लग्न कोई भी क्यों न हो, मेष राशि का भी विचार किया जाएगा, अन्यथा प्रेडिक्शन तो भाव भावेश कारक के अनुसार होगा और भाव पे युति और दृष्टि उन सब का होगा। परंतु यदि इस काल पुरुष की पत्रिका को छोड़ देंगे तो कुछ न कुछ कमी रह जाएगी, प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं आएगा। अब कुछ और 2-1 सूत्र हैं जिनकी व्याख्या काल पुरुष की पत्रिका के अनुसार होगी। ग्रहों के स्वतंत्र कारकत्व और उनके फल कथन की 12 वीडियो हमने बनाई, 12 से 14 वीडियो है, सूर्य से लेकर के और राहु केतु तक। उसमें बुध और शुक्र ही 2 ऐसे शुभ ग्रह हैं जिनका अष्टम में फल शुभ बताया, योगप्रद बताया गया। योगप्रद का अर्थ यही लेंगे कि धन धान्य पद प्रतिष्ठा, ये नहीं कि अब रोग भी नहीं होगा, बिल्कुल इस भ्रांति में भी नहीं पड़ना है। तो जब भी यहाँ शुक्र होगा और बुध होगा तो क्यों बुध और शुक्र को अष्टम में धनदायक और योगदायक कह दिया गया और क्यों गुरु को योगदायक नहीं कहा गया? मंत्रेश्वर जी ने बिल्कुल नहीं कहा है और मुझे तो मंत्रेश्वर जी को जितना अध्ययन कर रहा हूँ उतना मंत्रेश्वर जी पे और फल दीपिका पे मतलब बार बार जो है दिल आता ही जा रहा है और धन्यवाद है उनको। तो ये देखिए कैसे काल पुरुष की पत्रिका का ही जब अवलोकन करेंगे तो बुध यहाँ तृतीयेश और षष्ठेश होकर के अशुभ प्रदायक ग्रह भी बनता है। साथ में हम ये भी जानते हैं कि जो बुध है वो शुभ के साथ शुभ है, अशुभ के साथ अशुभ है। और बुध लग्न में जानते हैं हम कि दिग्बली होता है। तो बुध यदि अष्टम में आता है तो बहुत अधिक बलवान तो नहीं है, फिर भी योगप्रद धनदायक क्यों है? तो काल पुरुष की पत्रिका में ये विपरीत राजयोग बना देगा और चूंकि शुभ ग्रह है तो जिस भाव में जाएगा उस भाव की वृद्धि करेगा, अर्थात आयु की वृद्धि यहाँ पे करेगा और यहाँ से इसकी दृष्टि भी जो होगी धन पाव पे वो धनदायक होगी और कुटुंबों को सुख प्रदान करने वाला रहेगा, लग्न कोई भी क्यों न हो। एक साधारण फल ये हो जाता है, षटबल में बल और निर्धारित करता है। शुक्र के लिए आप देखेंगे कि शुक्र काल पुरुष में द्वितीय धनेश ही है और साथ साथ में आपका सप्तमेश है। दूसरा शुक्र चूँकि सप्तमेश है तो सप्तम के पास ही रहेगा और शुक्र भोगप्रद ग्रह है, नैसर्गिक उसके स्वभाव हैं। शुक्र मूत्र संस्थान से विशेष संबंध भी रखता है। काल पुरुष के जो अंग हैं तो सप्तम अर्थात मूत्र संस्थान के जितने रोग हैं, नाभि के नीचे के जो अंग हैं और नाभि के नीचे और ये जंघे से ऊपर, उसमें शुक्र का विशेष प्रभाव है। अब शुक्र यहाँ रहता है तो इन अंगों को पुष्ट कर देगा, इसलिए कोई बहुत अधिक नुकसानदायक तो नहीं है। पर यहाँ से शुक्र क्या कर देगा तो दूसरे भाव अपनी ही राशि को देख लेगा, इसलिए शुक्र को धनदायक कह दिया गया। बहुत दिन से मैंने खोजा तो उत्तर मिला नहीं, तो ये काल पुरुष की पत्रिका लगा देंगे तो बुध और शुक्र यहाँ शुभप्रद ग्रह हो जाएगा। गुरु को क्यों नहीं? तो गुरु भाग्येश बनता है, नवमेश बनता है और सर्वाधिक शुभ ग्रह भी है। भाग्येश का अष्टम में जाना भाग्य की हानि है,
इसीलिए गुरु को अष्टम में धनदायक नहीं कहा गया। इसकी भी दृष्टियाँ यहाँ पे पड़ी गई, यहाँ से अपनी दृष्टि है तो भी, क्योंकि भाग्य इसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ती है और भाग्य का ही जब और धर्म का पिता का जब हानि हो जाएगी तो कुंडली के बहुत अधिक जो है अवगुण आ जाते हैं। अकेले ये बहुत सबसे बड़ी त्रिकोण भी कहा जाता है इस कारण। अब दूसरी स्थिति में चलते हैं रोग निर्णय करते समय। तो अब यदि भाव भावेश कारक, तो सिर का जब भी विचार करना होगा तो भाव से हम करते ही हैं। सिर का प्रथम भाव से अर्थात लग्न से करेंगे। तो मेष राशि को भी, मेष राशि जैसे ये भले ही पत्रिका मान लीजिए मकर लगन की बना लेते हैं या धनु लगन की बनाते हैं, चलिए धनु लगन पे विशेष पकड़ है, धनु और मकर पे और कर्क पे, तो धनु पे चलते हैं। तभी कुंडलियाँ भी देखी जा चुकी हैं, तो धनु है, अब 10 है। अब जब सिर का विचार किया जाएगा तो इस पे तो करेंगे ही, चंद्रमा जिस राशि में है उसके राशि के स्वामी से करेंगे ही करेंगे, इन दोनों में ग्रहों की युति दृष्टि से करेंगे ही करेंगे, पर मेष राशि जहाँ पे है इस मेष राशि से भी करेंगे। अब देखिए मकर राशि से हम काल पुरुष में दशम पड़ती है तो दशम से घुटनों का विचार करते हैं। द्वितीय भाव में ये पड़ा तो यहाँ वाणी का स्थान है, मुख का स्थान है और ये दांत आदि जो भी आर्गन्स आते हैं इनका स्थान है। अब ये मकर राशि यदि बहुत पीड़ित हो गई, मंगल सूर्य अशुभ चंद्रमा अमावस्या का, साथ में यहीं पे बुध, साथ में यहाँ पे शनि को भी लेके चले जाइए, यहाँ पे चौथे में कर्क के। अब ये खल योग का भी यदि निर्माण हो गया तो अब यहाँ देखते हैं शनि की दृष्टि है तो दूसरा भाव दांत वगैरह तो सड़ेंगे ही सड़ेंगे, कुटुंबों का सुख अच्छा नहीं मिलेगा, कष्टान्न भोजी रहेंगे ही, धन के लिए भी काफ़ी परेशानी रहनी ही रहनी। ये तो तात्कालिक कुंडली के अनुसार हो गया। अब काल पुरुष की पत्रिका लेंगे तो मकर राशि घुटनों को प्रदर्शित करती है, मकर राशि सरकार को प्रदर्शित करती है। तो इस जातक या अपने से बड़े अधिकारियों को, तो इस जातक चूँकि मकर राशि में काफ़ी अशुभ प्रभाव है, मकर राशि का स्वामी कमज़ोर है, तो घुटनों में भी परेशानी देखी जाएगी। अब जब ये घुटना को यहाँ से देखेंगे भाव से तो यहाँ से देखेंगे और छठे को यहाँ से देखेंगे, तो अब घुटनों को परेशानी देखे जाएंगे। इस भाव से तो देखेंगे लेकिन मकर राशि से भी देखेंगे और निश्चित तौर पे इस जातक के दांत वगैरह मुँह वगैरह तो सब खराब रहे ही रहे और इस जातक का घुटना भी टूट चुका है। तो यहाँ से काल पुरुष की पत्रिका का महत्व आपको और भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जानते हैं कि काल पुरुष की पत्रिकाओं में यहाँ से सिर का विचार है, मुख बाड़ी का, यहाँ से गले का, फिर उसके ऊपर सर्वाइकल का, यहाँ पे आएंगे छाती का और यहाँ पे नाभि से ऊपर और ये हृदय के नीचे वाला पोर्शन, तो हृदय इससे दोनों से देख लेते हैं। यहाँ से कमर का आएंगे, बहुत सारे विद्वानों का है कि कमर यहाँ से देखिए, लेकिन अधिकतर तो पढ़ने में यही आया। अब कुछ लोग भी क्या करते हैं कि कुछ नयापन लाने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, तो समझ में बात आती नहीं है। कमर को यहीं से देखा जाए क्योंकि क्रमशः नीचे आ रहे हैं, तो जब यहाँ तक नाभि तक आ गए तो नाभि से नीचे वाला प्रदेश ये L4 L5 का सिस्टम छठे और सातवें से देखें तो बेहतर है। और ये रंध्र स्थान है जो सैक्रल प्लेक्सस का है, उसके बाद ये जंघों का है, ये घुटनों का है, ये पिंडलियों का है और ये आकर के तलवों का है, पैर के पंजे और तलवों का है। तो इस प्रकार से हम राशियों को देखेंगे। काल पुरुष की पत्रिका का वहाँ भी विशेष महत्व है। अब आते हैं कि क्या ये मेष लग्न तुला लग्न की पत्रिका में गुरु दशम में होगा नीच का, या तुला लग्न की पत्रिका मंगल जो है उच्च हो जाता है चौथे भाव में आकर के और काल पुरुष में नीच हो जाता है यहाँ पे आकर के। तो क्या मंगल यहाँ उच्च का है तो उच्च का फल नहीं देगा चूँकि काल पुरुष में नीच का है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो उच्च का है, दूसरे केंद्र में है, षडमल में जाके उससे काफ़ी बल प्राप्त हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे दशा फल जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं उच्च का ग्रह 100% सुफल प्रदान करता है। अब षडमल में भी ठीक ठाक बल मिल ही गया, केंद्र में है, तो कहे लिए कहेंगे काल पुरुष का ज़बरदस्ती वहाँ घुसा के कि नहीं यह फल प्रदान करे नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि लग्न में यदि गुरु जो है अकेले है और बकरी भी है, नीच का ही क्यों न हो, यदि बकरी हो जाए
तो ये अकेले बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। तो काहे लिए अब कह देंगे सरकार कि नहीं, खराब काल पुरुष की पत्रिका लगा के कि ज़बरदस्ती वो होगा, तो ऐसा नहीं, अति से बचना है। बस मेरा यही कहना था। अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। ओम नमः शिवाय।